हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। इसमें हम लोग प्रश्न बैंक की एक सीरीज़ देख रहे हैं जो हमारी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जनरेट हो रही है। ये हमारी 10th और 12th क्लास दोनों के लिए। इस वीडियो में जो हम लोग देख रहे हैं वो 12th क्लास का हिंदी देख रहे हैं। ये हिंदी का हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं जो लगभग हमारा 5K से ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ, मतलब 50,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ है। इसकी वीडियो आपको ऊपर आई लिंक में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना। यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं। ये हमारा YouTube चैनल है, आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। अगर आप चैनल पे नए नए हो तो आपको 12th क्लास का एक 12th क्लास फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट मिलेगी और एक आपको 12th क्लास क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट मिलेगी और एक 12th क्लास परीक्षा बोर्ड की प्लेलिस्ट मिलेगी। ये तीनों प्लेलिस्ट भी देख लेनी है। साथ ही हम हर संडे को शाम को 6:30 पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तो शाम को 6:30 बजे आपके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग क्लियर करेंगे। तो 6:30 बजे से 6:45 तक होती है। अगर MP बोर्ड से रिलेटेड कोई सा डाउट्स होता है या कोई नई इन्फॉर्मेशन होती है तो हम यहाँ पे शेयर करते हैं। इससे जो हमारी पहले वीडियो थी उसमें हमने 1 मार्क्स के जो 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे वो देखे थे और इस वीडियो में ये हमारा सेकंड पार्ट है जो 2 मार्क्स के हमारे 20 मार्क्स हैं ये देखने वाले हैं। इसमें हम ये 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। इसमें केवल हम 2 मार्क्स के ही देखेंगे। इससे पहले के जो ये 32 मार्क्स के हैं और बाकी का ये जो पोर्सन है इसको छोड़ देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। तो पहला पोर्सन है हमारा इकाई 1। तो इकाई 1 में से हमारे 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे तो टोटल 4 मार्क्स बनेगा हमारा इकाई 1 में से। तो इसके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, यहाँ से हमारा पोर्शन शुरू किया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे यानी टोटल 4 मार्क्स के आएंगे। आपको इसको 30 शब्दों में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऊषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है। तो ऊषा कविता में नीले नभ के राख से लिपे चौके के समान बताया गया है। दूसरे बिंब में उसकी तुलना काली सिल से की गई है। तीसरे में स्लेट पर लाल खड़िया चाक का उपमान बनाया है। लीपा हुआ आंगन काली सिल या स्लेट गांव के परिवेश से ही लिए गए हैं। महानगर के बालकों ने ना तो कभी लीपा हुआ चौका देखा है और ना ही स्लेट को, अतः ये शब्द चित्र गांव की सुबह के हैं। जहां तक गतिशीलता का प्रश्न है, पहले चौका लीपा जाता है तभी सिल का प्रयोग होता है और उसके बाद ही बालक के हाथ में स्लेट दी जाएगी। अतः इसमें ग्रामीण जनजीवन की गतिशीलता झांकी को स्पष्ट दिखाई देता है। गतिशीलता से अर्थ में भी है कि 3 शब्द चित्र स्थिर ना होकर ना किसी क्रिया के अभी अभी हो चुकने के सूचक है। मतलब इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऊषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है। तो किस प्रकार की बताई गई है कि जो हमारा गांव होता है वहाँ पे शुरुआती कहाँ से होती है, चौका लगा करके होती है। लीपते हैं या चौका लगाते हैं, जैसे वो लगाते हैं तो गाँव की शुभारंभ मानी जाती है, मतलब वो नए निर्माण का उदय माना जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हमारा कैमरे में बंद अपाहिज। तो ये कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है, आज से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखा है कैमरे में बंद अपाहिज कविता में करुणा और संवेदनशीलता को दिखाने के लिए बनावटीपन दिखाया जाना मुखौटे में छिपी क्रूरता को बताता है। चैनल वाले अपने उद्देश्य में और व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिए अपाहिज से ऐसे बेहुदे सवाल करते हैं, यही उनकी क्रूरता है। वे पूछते हैं क्या आप अपाहिज हैं, क्यों अपाहिज हैं, अपाहिज दुख देता होगा, अपाहिज होकर आपको कैसा लगता होगा। इन प्रश्नों में कभी भी करुणा नहीं है। वास्तव में ऐसे कार्यक्रम सस्ती लोकप्रियता है और अपाहिज के प्रति क्रूरता नहीं दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में कैसा है। तो हम जानते हैं कि जो ये कैमरे में बंद अपाहिज में जो कैमरामैन होते हैं या फिर जो रिपोर्टर होते हैं वो अपने TRP बढ़ाने के लिए लोग बागों से कैसे क्वेश्चन करते रहते हैं, फिजूल के क्वेश्चन करते रहते हैं और ऑडियंस को सस्पेंस क्रिएट करते रहते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा केवल उसी को देखते रहो और आपको जो मेन बात होती है वो बताते नहीं है, बस भटकाते रहते हैं इधर उधर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप उनके साथ बने रहो तो उनकी TRP बढ़ती रहे और उनके चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ते रहे, जिससे कि उनको ज़्यादा पैसा मिलता रहे। उन्हें कुछ नहीं पड़ी होती है कि कोई अपाहिज है या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट है थर्ड, बात की कील की तरह ठोकना क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो बात को कील की तरह ठोकने का तात्पर्य है कि प्रभावहीन और निरर्थक हुई बात को किसी भी तरह लोगों को समझाकर वही खत्म करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बात बढ़े नहीं, निरर्थक विवाद पैदा ना हो। प्रभाव वही भाषा को कभी वहीं छोड़कर बात समाप्त करना चाहता है। तो ये इसमें कविता में कभी ऐसा कहना चाहता है कि जो हमारे
कील की तरह ठोकना है का क्या मतलब है? जैसे हमने कभी कोई सी बात किसी को बोलने को दी हुई है और फिर वो बात चलती जाती है, बढ़ती जाती है, लोग बाग आपस में डिस्कशन करते रहते हैं जब तक कि कोई उसका एक व्यक्ति आकर के ये ना बोले, डिसीजन तय ना कर दे कि ये होगा। बहस तो कई सारे मुद्दों पे चलती ही रहती है, तो इसी तरह से बहस का जो मेन उद्देश्य होता है उसको फिर हम क्या बोलते हैं? बात को कील की तरह ठोकना। उसके बाद में नेक्स्ट है बानरों की व्याकुलता के 2 कारण लिखिए। तो लक्ष्मण की मूर्छा के कारण प्रभु राम के विलाप को देखकर बानर व्याकुल हो उठे और उनके करुणापूर्ण प्रलाप ने बानरों को भी प्रभावित किया। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, उनके इंतजार से भी बानर व्याकुल हो उठे। तो इसके 2 कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि भगवान राम जो है लक्ष्मण जी की मूर्छा के कारण व्याकुल हो रहे थे, इसलिए बानर भी व्याकुल हो गए। और दूसरा, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के अभी तक नहीं आए थे, जिसकी वजह से बानर व्याकुल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता वाली में बताई गई 2 आर्थिक समस्याओं को लिखिए। तो कविता वाली में तुलसीदास ने अपने युग की आर्थिक विषमता का वर्णन करते हुए आर्थिक समस्याओं का वर्णन किया है। उस समय भयंकर बेरोजगारी और भूखमरी व अकाल की स्थिति और दरिद्रता थी। तो कवितावली में कवि तुलसीदास जी ने क्या बताया कि उनके टाइम पे क्या था? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, भूखमरी थी, अकाल भी पड़ा था, जिससे क्या था? पूरा समाज दरिद्र हो चुका था। उसके बाद में 6वां क्वेश्चन है, शमशेर की कविता के आधार पर गाँव की सुबह की 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रातःकालीन सूर्योदय उदय होता रहता है, ऐसा लगता है मानो नीले सरोवर में स्नान करके बाहर आ रहा हो। यह सूर्य लाल रंग के पक्षी लगता है जिसमें तारों को चुन चुनकर अपना भोजन बना लिया हो। ओशकण से वह अपनी प्यास शांत कर रहा है। अभी यह जमीन पर ना उतरकर ऊपर से करके या वृक्षों पर अटलाए का भर रहा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन, चिड़ियों के बच्चे नीड़ों से क्यों झांकते हैं? तो बच्चे इस आशय से नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए दाना लेकर शीघ्र ही उनके पास आते होंगे और वे उन्हें साथ में बहुत लाड़ प्यार करेंगे, इसलिए जो चिड़िया के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? नीड़ों से झांक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, चिड़िया चंचल क्यों हो रही है? तो चिड़िया के परों में चंचलता दिन जल्दी जल्दी ढलने के कारण आ रहा है कि उसके बच्चे अपनी माँ की राह देख रहे होंगे, जिससे कि वो अपनी माँ के पास, मतलब वो उसकी माँ अपने बच्चों से जल्दी मिल सके, इसलिए चिड़िया के पंखों में चंचलता हो रही है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें दे करके रखा है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त की कीमत में ये साक्षात्कार की मूल भावना का परिचय मिलता है। साक्षात्कारता को लिए दूरदर्शन के पर्दे पर कार्यक्रम दिखाने के बदले जो पैसा लगता है उसकी कीमत अधिक है। अपंग का दर्द जानने की कम, वास्तव में वह पैसा पाने के लिए अपंगता दिखा रहा है। कविता की व्यंग यह है कि आज व्यवसायिक बहुत हावी हो गया, दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली करुणा हो या वेदना सब नग्न है, सार्थक है, धन है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कवि बताना चाह रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि किसी को किसी के साथ कोई करुणा भाव नहीं है, बस वो तो अपना पैसा बनाने के लिए दूरदर्शन के ऊपर उनकी करुणा दिखा रहे हैं या फिर अपाहिज को दिखा रहे हैं। बाकी का उनको अपाहिज को दिखाने से उनकी टीआरपी बढ़ जानी है और उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट है 10 में, निज उदर के उद्गार से कवि क्या तात्पर्य है? तो इसका है, कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम भाव को लिए घूमता फिरता हूँ। इस प्रेम भाव के उपहार को कभी अपने हृदय को सबको देने के लिए घूमता रह सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? निज उर्म के उद्गार। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11वां क्वेश्चन, कवि को उद्गार और उपहार क्यों प्रिय हैं? तो कवि को उद्गार और उपहार प्रिय हैं, वह प्रेम भाव से परिपूर्ण है। यह प्रेम भाव उपहार के रूप में लोगों को देता है क्योंकि उसके हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है और वह संसार को प्रेम देना चाहता है। दूसरा है बच्चन जी को संसार क्यों प्रिय नहीं है? तो बच्चन की दृष्टि में संसार अपूर्ण है, अर्थात संसार प्रेमहीन है, उसके प्रेम की कोई कद्र नहीं है, इसलिए वह संसार में कवि को प्रेम नहीं लगता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, संसार की विषमताओं के बीच कवि कैसे जी रहा है? तो संसार की विषमताओं के बीच कवि जी रहा है क्योंकि कवि को संसार काल्पनिक किंतु प्रेम से परिपूर्ण है। संसार में बहुत सी कुर परंपराएं और रूढ़ियाँ हैं जो कवि को रास्ता रोकती हैं, परंतु कभी उनकी परवाह नहीं करता, इसलिए कवि विषमताओं के बीच जी रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन, कवि ने रावण की तुलना किससे की है और क्यों? तो कवि ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है, जैसे रावण ने सीता का हरण करके और संतों पर अत्याचार करके सबको त्राही त्राही मचा दी थी, उसी प्रकार गरीबों के कारण लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, तुलसी को हाय हाय करने की नौबत क्यों आई? तो तुलसी को हाय हाय करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि गरीबी और भुखमरी के कारण लोगों के लिए जीना कठिन हो रहा था, इसलिए तुलसी जी को हाय हाय करना की नौबत आ गई। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ये 3-3 मार्क्स के हैं। इस वीडियो में केवल हम 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, 1-1 मार्क्स के हम पहले ही बता चुके हैं और इसका PDF आपको कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम के चैनल से मिल जाएगा।
नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड इकाई की तरफ। तो इकाई नंबर 2 में से हमारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2 आने हैं, जो कि टोटल 4 मार्क्स का होगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है होगा, महादेवी के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो भक्तिन में सादगी, सरलता, स्वामी भक्ति आदि अनेक गुण थे, किंतु उसके साथ ही उसमें कुछ अवगुण भी थे। और आगे लिखा हुआ है, वह सदा सत्य नहीं बोलती थी। लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपयों को वह उससे पूछे बिना ही उठा लेती थी और अपने पास रख लेती थी। लेखिका जब उससे पूछती तो वह तर्क वितर्क करती हुई उसे चोरी मानने से इनकार कर देती थी। इसी कारण लेखिका ने ऐसा कहा कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, भक्तिन और महादेवी वर्मा के पारस्परिक संबंधों का सेवक स्वामी संबंध क्यों नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा क्योंकि जो भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा के पास सेवक बनकर आई थी, बाद में वह लेखिका भी अभिन्न छाया बन गई। अब कोई यह नहीं कह सकता कि लेखिका और भक्तिन का संबंध स्वामी सेवक जैसा है। नेक्स्ट हमारा थर्ड, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, वह इसे लोगों से क्यों छुपाती है। तो इसका भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी यानी लक्ष्मी है। उसे यह नाम उसके माता पिता ने दिया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि उसके पैदा होने पर वे धन्य धान्य से भरपूर हो जाएंगे। यह लड़की जहाँ भी जाएगी वहीं धन की वर्षा होगी, परंतु हुआ उसके विपरीत। उसने लक्ष्मी बनने की कोशिश बहुत की, परंतु अपने ही ससुराल वाले ने उसे दाने दाने को मोहताज कर दिया। ऐसा निर्धन देशी में वह स्वयं की लक्ष्मी नहीं कहलवाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाया हुआ था और छुपाने की भरकर कोशिश की। नेक्स्ट है उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, भक्तिन के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भक्तिन का कद छोटा, दुबला पतला शरीर, किंतु वह पक्के निश्चय की नारी है। दूसरा है उसमें समझदारी है। तीसरा है उसमें स्वामी भक्ति एवं सेवा का भाव है। नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन, विमाता ने भक्तिन को उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से क्यों भेजा। तो उत्तर है, पिता का भक्तिन पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणोपरांत रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु को सूचना भी बन चुका था। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6वां, भक्तिन के प्रति सास और अप्रत्याशित अनुग्रह क्या था। तो इसका आंसर है, रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भक्तिन के पिता को मृत्यु का समाचार नहीं बताया, बल्कि यह कहा कि बहुत दिन से मेहर नहीं गई है, सो जाकर दिखा जावे। यही कहकर वह पहना ओढ़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने भक्तिन को उत्साह एवं खुशी के साथ साथ आश्चर्य में डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, मन खाली हो तब आ जाना जाओ, जैनेन्द्र कुमार ने ऐसा क्यों कहा है। तो ये इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मन खाली होने का आशय है मन में इच्छा या आवश्यकता का ना होना, बिना किसी ज़रूरत के बाजार में जाना। मन का यह खालीपन बाजारवाद को अर्थात बाजार आकर्षण को बढ़ाता है। ऐसा लोग बिना ज़रूरत के ढेर सारा सामान खरीद लेते हैं और बाजारूपन अर्थात उपभोक्ता बढ़ता चला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, बाजार की सार्थकता किस पर निर्भर है। तो इसका आंसर है, जिस व्यक्ति का मन खाली ना होकर भरा होता है, अर्थात जो ग्राहक अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझकर बाजार में खरीदारी करने जाता है, यही बाजार को खुद को लाभ पहुंचाता है और यही बाजार का सार्थकपन है। उसके बाद में 9th नंबर का क्वेश्चन है, बाजार जाते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है, बाजार जाते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, वस्तु के आकर्षण की बजाय गुणवत्ता देखनी चाहिए। दूसरा है, अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं को बिना जाने माने बैग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है, छल कपट से बचना चाहिए। चौथा है, उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग करें और मिलावटी सामान ना खरीदें। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 10वां, लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा है। तो इसका आंसर है, लुट्टन ने कुश्ती के दाव पेच किसी उस्ताद से नहीं सीखे थे, उसे कुश्ती करते हुए संघर्ष की प्रेरणा मिलती थी। ढोलक की उत्तेजना आवाज़ से जब ढोलक का थाप पड़ती तो पहलवान की नसें उत्तेजित हो जाती थी, उसका तन बदन लड़ने के लिए मचलने लगता था। श्यामनगर के मेले में उसने शेर के बच्चे चांद सिंह को इसी आवाज़ के बल पर हराया था। इसी कारण जब वह कुश्ती जीता तो उसने सबसे पहले ढोलक को प्रणाम किया और एक प्रकार से उस ढोलक को ही उसने अपना गुरु मान लिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन है हमारा,
पहलवान की ढोलक कहानी में गांव वालों को कौन कौन से संकट का सामना करना पड़ा। तो सर्दी के दिनों में गांव में मलेरिया और हैजा का प्रकोप फैल चुका था। अमावस्या की अंधेरी रात के सुनसान वातावरण में कभी कभी सिसकियां और आहों की आवाज़ें आ रही थीं, क्योंकि हैजा और मलेरिया के कारण लोगों की मौतें हो रही थीं। इस दुख को लोगों को अपने दिल में ही दबाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में रह रहकर लोग अपनी व्यथा को प्रकट कर रहे थे। अमावस्या की अंधेरी रात में आसमान में तारे चमक रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। किसी भी तरह प्रकाश का कोई किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे वातावरण में आकाश में टूटकर कोई तारा पृथ्वी की तरह आता हुआ दिखाई दे रहा था। यही वहाँ पे पहलवान की ढोलक कहानी में गाँव में संकट थे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन 12वां। कहानी फणेश्वर नाथ रेणु ने महामारी फैलने से पूर्व और उसके बाद के सूर्योदय और सूर्यास्त में क्या अंतर बताया। तो आंसर है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय होते ही लोग खांसते खुसते कहारते अपने अपने घरों से बाहर निकलते और पड़ोसियों और आत्मीय जनों को परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु का ढांढस देते थे। सूर्यास्त होते ही लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने का भी हिम्मत माताओं में नहीं रहा था। उसके बाद में नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन। लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैली। तो इसका आंसर है, लुट्टन ने श्यामनगर के राजा के सामने दंगल में बरसों से अजय रहा पंजाब का पहलवान चांद सिंह को पराजित कर दिया था, जिसके कारण लुट्टन सिंह को पुरस्कार सम्मान के साथ साथ दरबार में भी स्थान मिला। इस कारण से उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां। पहलवान की ढोलक कहानी में महामारी का ग्रस्त गाँव की बेबसी का चित्रण कीजिए। तो आंसर है, गांव में महामारी फैलने से चारों ओर मृत्यु का साम्राज्य था। लोग एक डरे हुए शिशु के समान थर थर काँप रहे थे। पूरे गांव में भय छाया हुआ था। गांव सूना व उजाड़ हो गया था। लोग बेबस एवं दुखी थे। प्रकृति व मानव दोनों ही शिशु के समान महामारी के भय व विनाश से त्रस्त थे। दुख भी साकार रूप से प्रकट होने से डर रहा था। ये सारे क्या हैं, पहलवान की ढोलक कहानी महामारी गाँव की बेबसी का चित्रण है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन। सीरीज को कालजी अवधूत क्यों माना गया है। तो आंसर है, सीरीज का पेड़ अवधू यानी सन्यासी की भांति बसंत के आंगन में लेकर भाद्रपद मास तक बिना किसी बाधा के पुष्पित होता रहता है। जब ग्रीष्म ऋतु में सारी पृथ्वी धुआं रहित अग्निकुंड की भांति बन जाती है, सभी के प्राण उबलने लगते हैं, लू के कारण हृदय सूखने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सीरीज के पेड़ कालजयी अवधूत की भांति जीवन के अजेयता के मंत्र का प्रचार कर रहा हो। वह संसार के समस्त प्राणियों को धैर्यशील, चिंता रहित एवं कर्तव्यशील बने रहने के लिए प्रेरित करता है। इसी कारण लेखक ने उसे सन्यासी की तरह माना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में कैसा माना जाता है। तो इसका आंसर है, सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत ही कोमल माना गया है। कालिदास ने सीरीज की कोमलता का प्रचार किया। शायद कालिदास का इस फूल के प्रति पक्षपात रहा होगा। पद संयंत भ्रमरस्यम पेलवम श्रीसम पुष्पम नापुना पत्र तृणाम, यानी ये कालिदास की पंक्तियां हैं जो सीरीज के फूल की कोमलता को प्रकट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन। यह लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास को महान कवि क्यों कहा है। तो इसका आंसर है, द्विवेदी ने कालिदास को एक महान कवि माना क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर तथा सांसारिक सुखों व दुखों से परे थी। इसी कारण से उनकी रचनाएं व सरस में मधुर थी। वह विश्व की गहराई में जाकर उसके मर्म को पहचान लेता था। यही उनको महानता का रहस्य था। वे सुख हो या दुख हो, दोनों स्थिति में समान भाव से रहते थे। इसके बाद में नेक्स्ट है 18वां। जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य क्या है। तो इसका आंसर है, जगत का अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य है जीवन में बुढ़ापा और मृत्यु संपूर्ण जगत का एक सत्य और भली भांति समझता है। तुलसीदास ने बड़े दुख के साथ कहा था कि जो फलता है उसका विनाश निश्चित है। इसीलिए उन्होंने कहा, धरा को प्रांगण प्रमाण यही तुलसी को फरा, जो झरा सो बरा सो बुताना। इसके बाद में 19 नंबर का क्वेश्चन है, शीत पुष्प किसे कहा जाता है और क्यों। तो सीरीज के पुष्प को शीत पुष्प कहा जाता है। ज्येष्ठ माह में भयंकर गर्मी रहती है, इसके बावजूद भी सीरीज के पुष्प खिलते रहते हैं। ये गर्मी में भी शीतलता प्रदान करते हैं। इस विशेषता के कारण इसे शीत पुष्प की संज्ञा दी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर में आदर्श समाज के कितने तत्व बताए हैं, उन तत्वों के नाम लिखिए।
तो आंसर है डॉक्टर अंबेडकर ने आदर्श समाज के 3 तत्व बताए हैं, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता। इन तीनों से मिलकर आदर्श समाज की कल्पना को साकार किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 21वें नंबर का क्वेश्चन, मातृता का क्या महत्व है? तो आंसर है आदर्श समाज के आराध्य स्तंभों में से एक भ्रातृता, और अंबेडकर जी के अनुसार भ्रातृता का अर्थ है दूध के पानी की तरह मिल जाना, और यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति ना होकर सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति, आदान प्रदान और श्रद्धा सम्मान का भाव है। देश की एकता, अखंडता और विकास को के लिए भ्रातृता का विशेष महत्व है। और भ्रातृता का यहाँ का मतलब ये सारा कुछ ये कहना चाह रहा है भाईचारे से, यानी भ्राता की तरह से रहना, एक दूसरे से मिलजुल कर करके रहना ही भ्रातृता का महत्व है। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन, तो ये जाति तथा समाज में केंद्र समस्याओं को जन्म देती हैं। तो आंसर क्या है? जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने को अनुमति नहीं देती जो उसके पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसे पेशे में पारंगत हो। उद्योग धंधे की प्रकृति व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक ऐसे परिवर्तन होते ही व्यक्ति पेशा बदलने को बाध्य होता है। ऐसे में यदि जाति पेशा ना बदलें तो वे भूखमरी और बेरोजगारी हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा है, आज भयंकर जाति प्रथा के बाद भी ऐसी बाध्यता नहीं है। लोग पैतृक व्यवसाय त्याग करना पेशों में जो रहे, जो लोग पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वे या तो स्वेच्छा से हैं अथवा अन्य क्षेत्रों की दक्षता के अभाव के कारण ही ये कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 23वें नंबर का क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के मतानुसार दासता की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर है, लेखक के अनुसार दासता केवल कानूनी परिधानता को ही नहीं कहा जा सकता। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों के दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यता का पालन करने के लिए विवश होना। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग का होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। यही क्या है? दासता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारी अगली यूनिट, नेक्स्ट है हमारी इकाई 3 जो कि हमारी वित्तान से है। तो इसके भी हम 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वित्तान में से हमारे 2-2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2-2 मार्क्स का इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि हमारा 2 मार्क्स का होगा। तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा यशोधर बाबू के तकिया कलाम वाक्यांशों में से कोई 4 वाक्यांश लिखिए। तो इसका पहला है, जैसे समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का उपयोग निम्न संदर्भों में हुआ है। तो कैसे? साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर वो यशोधर बाबू बोलते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। अपनों को परायेपन का व्यवहार मिलने पर, और DDA फ्लैट के लिए पैसा ना भरने पर, और वृद्धा पत्नी के आधुनिक स्वरूप को देखकर, और पुत्र द्वारा अपना वेतन पिता को ना देने पर, और खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, और शादी के संबंध में बेटे द्वारा स्वयं निर्णय लेने पर, और बेटी के पतलून व सैंडो ड्रेस पहनने पर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, आनंदा को उसके पिता ने पाठशाला जाने से क्यों रोका? तो इसका आंसर है, लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद पाठशाला जाने से रोक लिया और खेती के काम के लिए खेती में उसे खेतों में पानी देने हेतु कोल्हू पर काम करने पड़ता था, इसीलिए उन्होंने जाने से मना किया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 3rd क्वेश्चन, आशिक के फूल से क्या आशा है? तो इसका आंसर है, भगवान के चरणों से उठाए हुए जो आशीर्वाद के फूल होते हैं उन फूलों को हम क्या कहते हैं? आशिक के फूल कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 4था क्वेश्चन, फ्रिज के संबंध में यशोधर बाबू के क्या विचार हैं? तो इसका आंसर है, फ्रिज के संबंध में यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है, बासे खाने को अच्छी दत नहीं ठहरी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन, इसमें अपने आसपास के उन सुविधाजनक और आधुनिक साधनों के बारे में लिखिए। इन साधनों को बुजुर्ग क्यों पसंद नहीं करते? तो इसका आंसर है, मानव जीवन प्रगतिशील है और नए नए आविष्कार मानव की सुख सुविधाएं देने के लिए हैं। जहां तक भारत के संदर्भ में है, पिछले कुछ वर्षों से देश के अनेक क्षेत्रों में उन्नति की हुई है। पुरानी पीढ़ी जिससे आधारहीन भारत में जन्म लिया था, इन परिवर्तनों को पचा नहीं पा रही है। उदाहरण के लिए, रसोई में गैस का आगमन सुविधाजनक और आधुनिक है, किंतु बड़े बूढ़े अभी भी धुएं और चूल्हे का वकालत करते हुए कहते हैं कि अजी चूल्हे को रोटी का कोई मुकाबला नहीं। फ्रिज, टीवी, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट सभी बदलाव सुविधाजनक पूर्ण हैं, किंतु बुजुर्गों को ये अच्छे नहीं लगते। उनके हिसाब से फ्रिज बासी भोजन करना है, टीवी गंदे विचार फैलाता है, मोबाइल लड़के लड़कियों को बिगाड़ रहा है। अतः आज कॉलेज विद्यालय में मोबाइल पर रोक लगानी पड़ रही है। और इसके बाद में इंटरनेट पर
युवक युवकों सारी रात बतियाते हैं, अश्लील दृश्य देखते हैं, अनचाहे लोगों से मित्रता करके धोखा खाते हैं। ये सब बुजुर्गों के विचार के कारणों से सुविधाजनक व आधुनिक बदलाव भी उनके अच्छे नहीं लगते। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां क्वेश्चन। तो ये यशोधर बाबू ने किस नंदा से जिन जीवन मूल्यों को पाया है वह आपके लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। तो आंसर है यशोधर बाबू का जीवन पूरी तरह किस नंदा से प्रभावित है। उनका आध्यात्मिक के प्रति व्यवहार, भारतीय मूल्यों में विश्वास, साधारण रहन सहन, धन दौलत के प्रति अनिश्चित आदि शक्ति का किष्नंदा से प्रभावित होने के कारण है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई आदर्श या प्रेरक होता है। मेरे जीवन में कोई दिशा देने का कार्य मेरे बड़े भाई साहब का है। वे आज एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं और ये इसके बाद में ये आगे की तरफ अपनी तरफ से लिखने को कहा है कि आपके जीवन में क्या है। तो ये उदाहरण है आपके में जो भी हो उस तरह से आप लिख सकते हो। बाकी का ये किष्नंदा के जीवन में था। उसके बाद में नेक्स्ट है सातवां, जूझ कहानी को आपको किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया है, उसके चरित्र को 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपको खुद को करना है कि जूझ में आपको किसने किया है। फिर भी हम देख लेते हैं कि इस बुक में क्या लिखा है। तो जूझ कहानी के मुख्य 3 पात्र लेखक के हैं। तो इसमें से कौन कौन सा है। दाताजी राव और शिक्षक श्री सैलदगेकर ने कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें यहाँ लेखक ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है क्योंकि लेखक को बचपन में संघर्ष करना पड़ा और उसने युक्ति और बुद्धि के कारण लिया। वह परिश्रमी, शिक्षा के प्रति जागरूक, ईमानदार व्यक्ति है। उसने अपनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त की है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां। तो ये हमारा जूझ कहानी से किशोर किशोरियाँ कौन जीवन मूल्य ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जूझ एक प्रेरणास्पद और संघर्ष की कहानी है। यह युवाओं को प्रेरित करता है कि जीवन के में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। संघर्ष में सफलता मिलती है। युवाओं को परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए। अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए सकारात्मक लोगों का सहयोग लेना चाहिए। परिस्थितियों का सामना आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 9वां क्वेश्चन। तो इसमें है श्री सैदलगेकर के अध्यापन की वे 2 विशेषताएं लिखिए जिन्होंने लेखक के मन में कविता के प्रति रुचि जगाई। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्री सैदलगेकर एक योग अध्यापक थे। वे कक्षा में पढ़ाते समय है यहाँ पे कविता पाठ में रम जाते थे। वे गाकर कविता सुनाते थे। उनका गला बड़ा सुरीला था। वे हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में कविताएं सुनाते थे। उनमें श्रोता छात्राओं को भाव विभोर कर देने का अनुपम क्षमता थी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 10वां क्वेश्चन। तो ये है यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो इनमें यशोधर बाबू परंपरावादी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। दूसरा है वे कर्मकांड के खिलाफ थे। तीसरा है वे खुशी व गम में हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे। चौथा है उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। और 5वां है वे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ थे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें है लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कहा है। आप लेखक के पक्ष में यह विपक्ष में अपने विचार लिखिए। तो इसमें क्या है, अगर हम उसके पक्ष में हैं तो जल संस्कृति के बारे में हाँ हम सिंधु घाटी की सभ्यता की जल संस्कृति कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पानी की निकासी, नदी, कुएं, स्नानागार आदि के बेजोड़ व्यवस्था थी। मोहनजोदारो के कुएं के बारे में विद्वान कहते हैं कि अब इसकी पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुआं खोदकर भूजल तक पहुंची थी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 12वां क्वेश्चन। तो ये है पुरातत्वों ने किस भवन को कॉलेज ऑफ प्रेस्टीज कहा है। तो पुरातत्वज्ञों ने महाकुंड उत्तर पूर्व की इमारतों में बनी ज्ञानशालाओं को कॉलेज ऑफ प्रेस्टीज कहा है। 13वां क्वेश्चन है हमारा मोहनजोदारो और चंडीगढ़ के नगर शिल्प की समानता को लिखिए। तो मोहनजोदारो एक सुनियोजित नगर था। चंडीगढ़ भी एक सुनियोजित नगर है। जल निकासी की व्यवस्था मोहनजोदारो और चंडीगढ़ में अनुपम है। सड़कें चौड़ी और छोटी रहीं, दोनों में सफाई व्यवस्था समान है। मोहनजोदाड़ो में पानी निकासी के लिए ढकी हुई नालियाँ, घरों के बीच बीच में गलियाँ, सड़कें साफ सुथरी और प्रकाश व्यवस्था दोनों उत्तम है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो को देखते देखते लेखक को किसकी याद आ गई। तो मोहनजोदाड़ो को देखते देखते लेखक को, ये इसमें कंप्लीट आंसर नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद में 15वां है मोहनजोदाड़ो में बड़े घरों में भी छोटे छोटे कमरे होने के क्या कारण है। तो इसका आंसर है बड़े घरों में भी छोटे छोटे कमरे थे, सब एक कतार में थे। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 × 30 फीट
का होगा। इसी घरों में 3 तरफ बरामदे हैं, इनके साथ कभी कभी छोटे कमरे रहे होंगे, यह सूत्रशालाएं रही होंगी। इसका कारण यह भी हो सकता है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी, इसलिए बड़े घरों में भी छोटे छोटे कमरे बनाए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इकाई 4, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें कुल 7 मार्क्स का आना है, जिसमें से अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे कितने आने, एक ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सीधा चलते हैं हम 2 मार्क्स की तरफ। तो इसका हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये रहा हमारा 2 मार्क्स के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 30 वर्ड में आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या तात्पर्य है? तो इसमें वह समाचार जो कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल सूचना के रूप में प्रेषित किया जाता है, उसे हम फ्लैश या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, समाचार लेखन के कितने ककार हैं, नाम लिखिए। तो समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं जो निम्नलिखित हैं, क्योंकि इसके ये क्या है, किसके कानों में, कहाँ, कब, कैसे, ये होते हैं कि क्या, किसके और कौन है, कहाँ, कब, कैसे, ये उसके 6 ककार हैं, मतलब 6 से का वर्ड होते हैं। इन्हीं सारे क्वेश्चनों के आंसर को ये सम्मिलित करता है समाचार पत्र। उसके बाद में नेक्स्ट है, जनसंचारण में प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? जनसंचारण किसी यांत्रिक माध्यम से संबंध स्थापित करने को कहता है। इसके प्रमुख साधन कौन कौन से जनसंचार के? समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन और इंटरनेट। चौथा क्वेश्चन है हमारा इंट्रो यानी मुखड़ा, बॉडी और समापन। उपर्युक्त चित्रण क्या समाचार लिखने की किस शैली को प्रदर्शित करता है? तो ये चित्र समाचार लिखने का उल्टा पिरामिड शैली को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, फीचर किसे कहते हैं? तो फीचर ऐसी रचनात्मक तथा कुछ स्वानुभूतिपूर्ण लेखक हैं जिनका गठन किसी घटना, स्थिति अर्थात जीवन के किसी पक्ष के संबंध में है, पाठक का मूलतः मनोरंजन करने एवं सूचना देने के उद्देश्य से किया गया है। ये यथार्थ की व्यक्तिक अभिभावना है। नेक्स्ट है हमारा 6वां क्वेश्चन, संपादन के सिद्धांत लिखिए। तो संपादन के पास निष्पक्षता का गुण होता है और इसके निम्न सिद्धांत होते हैं, तथ्यों की शुद्धता और वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और श्रोताओं का प्रमाणिक एवं विविधता। नेक्स्ट है 7वां, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का लोकप्रिय के 2 कारण लिखो। तो पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वर्तमान में बड़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है, इसका लोकप्रियता को इंटरनेट ने और बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे तुरंत लाइव दिखाई जाता है, इसका प्रमाणिक होती है विश्व में कभी भी बैठा व्यक्ति इसे इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से समाचार मिल जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन, संपादकीय का क्या महत्व है? तो इसका हमारा संपादकीय पृष्ठ पर लिखे संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेखों का संपादकीय कहलाते हैं। उनका अपना महत्व है। संपादकीय शासन को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है और समाज में जागरूकता लाता है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन, समाचारों के स्रोत से क्या तात्पर्य है? तो समाचारों के कई प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है संवाददाता यानी पत्रकार, दूसरा होता है समाचार एजेंसियां और तीसरा होता है सूचना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन, खोज परक पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है हमारा, खोज परक पत्रकारिता के अंतर्गत एक समुच्चयवस्थित सृजनता और आत्मनिष्ठ लेखक होता है जिसे किसी खास विषय वस्तु पर गंभीरता से अध्ययन विवेचन किया जाता है। खोज परक पत्रिका में पत्रक को बहुत ही गंभीर एवं अनुभवी होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन, पत्रकारिता में मुखड़ा किसे कहते हैं? तो पत्रकारिता में इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहा जाता है। उसमें समाचार के मूल तत्वों को प्रारंभ की पंक्तियों में ही बता दिया जाता है। यह समाचार सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। 12वां हमारा रेडियो रूपक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, एकांकी या नाटक के रूप में लघु रूप को रेडियो का माध्यम प्रस्तुत किया जाता है। रेडियो रूपक की भाषा सरल, सहज और पात्र अनुकूल होती है। इसकी अवधि 15 से 30 मिनट की होती है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, अच्छी कहानी की विशेषताएं लिखो। तो अच्छी कहानी छोटी और मर्म स्पष्ट होती है। दूसरा, उसमें कौतूहल हो, उद्देश्य स्पष्ट हो। तीसरा, भाषा सरल हो और पत्रानुकूल हो। 14वां है, नाटक के कितने तत्व होते हैं, नाम लिखिए। तो नाटक में कौन कौन से तत्व होते हैं? कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल वातावरण और भाग्यशैली, उद्देश्य और अभिनेता। उसके बाद में नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, नाटक में संवादों का क्या महत्व है? तो संवाद या
कथोपकथन नाटक के प्राण हैं। इनमें से कथा वस्तु गतिशील होती है, ये पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। संवाद के बिना नाटक नहीं रह जाता। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इकाई 5 काव्यबोध। तो इसमें भी हमारे 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो हम लोग सीधा चलते हैं इसके 2-2 मार्क्सों की तरफ। तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है इसके, ये रहे। तो इसमें हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 मार्क्स के, इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस की परिभाषा क्या है? काव्य को सुनने या पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस। और रस के अंग कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। उसके बाद में दूसरा है हमारा, मानवीयकरण अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर क्या है? जब अचेतन प्रकृति में कवि चेतना का आरोपित करता है तो वह वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए क्या है? धीरे धीरे हिम आच्छादन हरने लगा धरातल से, लगी बनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। तो ये हमारा क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? ये मानवीयकरण अलंकार है, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा मानवीय से तुलना की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें हमारा विरोधाभास अलंकार की विशेषताएं लिखिए। तो विरोधाभास अलंकार की विशेषताएं क्या होती हैं? इस अलंकार में विरोध का आभास होता है, और यह कौन सा अलंकार होता है? अर्थ अलंकार होता है। यह अर्थ अलंकार का एक हमारा क्या है? प्रकार है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो इसमें हमारा संदेश एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर लिखिए। तो इसमें क्या है? किसी चीज़ को देखकर जब उसके वास्तविक रूप का निश्चित ना हो और उनमें अन्य किसी सदृश वस्तु का संशय हो जाए तो यह हमारा संशय अंत तक समाप्त नहीं होता, वहाँ हम संदेश अलंकार होता है। जैसे सारी बिच की नारी है, नारी बिच सारी है, सारी की नारी है कि नारी ही की सारी है। नेक्स्ट, द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी साड़ी इतनी लंबी हो गई कि दर्शकों को संदेह हुआ कि नारी साड़ी की बीच में छिपी हुई है या नारी के अंदर साड़ी छिपी हुई है। यही हमारा कैसा है? संदेह अलंकार है। उसके बाद में नेक्स्ट है भ्रांति अलंकार। तो इसमें क्या है? जहाँ अत्यधिक सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जानी श्याम घन श्याम नाची उठे बन मोर। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम रंग को देखकर संदेह के कारण वन में मोर नाच उठे। नेक्स्ट है हमारा संदेह अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो संदेह अलंकार का उदाहरण क्या है? लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता का अवतार। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां क्वेश्चन। तो इसमें है भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो आंसर है जहाँ भ्रमवश किसी वस्तु का सादृश्य के कारण अन्य वस्तु समझ लिया जाए, सामान्यता के भ्रम में निश्चितात्मक स्थिति होने पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, चंद के भरम होत मोद है कुमोदिन करे। दूसरा है किशुकुसुमम समझकर झपटा भोरा सुख की लाल चौंच। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सातवां क्वेश्चन। तो ये हमारा विरोधाभास अलंकार की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें क्या है? जहाँ किसी कार्य, पर्दा या गुण में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण में, बैन सुना जब ते मनु तब ते सुनत ना बैन। और दूसरा है अवसादों में उन्माद। आठवां क्वेश्चन है विरोधाभास अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाणी में आग लिए फिरता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। तो इसमें हमारा छंद किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। तो इसका आंसर है वर्ण मात्रा पद यति आदि के नियमानुसार प्रयोग से मुक्त रचना छंद कहलाती है। छंद के 2 भेद मात्रिक तथा वार्णिक हैं। 10वां क्वेश्चन है दोहा छंद के प्रमुख लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये हो जाएगा हमारा, यह एक माचित्र छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण 13-13 तथा द्वितीय चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, जिसमें अंत में लघु गुरु लघु होते हैं। उदाहरण के लिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो इसमें काव्य भारती के जीवन दर्शन पाठ में बृंद, रहीम, तुलसी और बिहारी के अनेक दोहे संकलित हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन, मंतगेंद सवैया के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा हमारा, इस वार्णिक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 7 वर्ण और 2 गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं। इसे मानतीय सवैया भी कहते हैं। और उदाहरण है, धूरी भरे अति शोभित रश्यामज तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बजत पीरी कछौटी, बा छवि को रसपानी बिलोकत
बारस काम कला निधि कोटि, और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। नेक्स्ट है हमारा 12वां क्वेश्चन। तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति एवं लक्षणा शब्द शक्ति में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें है अभिधा में जिन शब्द शक्ति में प्रचलित अर्थ का बोध हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें है कौन से सुत बलि के, फिर दिवस का अवसादन समीप था ये, और लक्षणा में है इससे वाच्यार्थ को छोड़कर इससे संबंधित रूढ़ी या किसी प्रयोग के अर्थ स्पष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए पंकज के फूल ले आओ, यहाँ पंकज का अर्थ कलम से है जो रूढ़ अर्थ है। उसके बाद में नेक्स्ट है ये हमारा सेकंड, सिंधु तरियो ना उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई ना तरी। नेक्स्ट है हमारा इसका 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन में है हमारा शब्द गुण और काव्य गुण की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर है जो काव्य तत्व के नित्य धर्म है उन्हें गुण कहते हैं। गुण के 3 भेद हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य गुण क्या है, काव्य के जिस गुण में विशेष के कारण सहृदय या चित्त केंद्रित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। यह गुण श्रृंगार, करुणा और शांत रसों में पाया जाता है। इस गुण में कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए है वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनी हंसे देन कहीं नहीं टाई जाई। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 14वां क्वेश्चन, ओज गुण का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा सहृदय के हृदय में तेज का संचार कराने वाला गुण ओज गुण कहलाता है। यह वीर, रौद्र और बीभत्स रसों में पाया जाता है तथा कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए इसमें क्या आएगा, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी यह कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 15वां क्वेश्चन, ये प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की क्या विशेषता है। तो इसका आंसर है प्रसाद गुण काव्य के उस गुण की विशेषता के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यह प्राय सभी रसों में पाया जाता है तथा ऐसी रचनाओं में होता है जिन्हें पढ़ने या सुनने मात्र से उनका अर्थबोध सहजता से हो जाता है। उदाहरण के लिए है अमर राष्ट्र उद्दंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र यह मेरी बोली, और यह सुधार समझो वाली मुझको भांति नहीं ठिठोली। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, कोमल कंठ पदावली का प्रयोग किन कविताओं में किया जाता है। तो माधुर्य गुण वाली कविताओं में किसका किया जाता है, कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है इकाई 6 भाषा बोध। तो इसमें से हमारे 2 क्वेश्चन आने हैं 2-2 मार्क्स के, तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इसमें से तो इसका पहला क्वेश्चन है तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो उत्तर है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए कृषक और पुष्प। नेक्स्ट है मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखो। तो इसका आंसर है ऐसा वाक्यांश जो समान अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ का प्रतीक कराता है मुहावरा कहलाता है। मुहावरे के वे प्रयोग से अभिव्यक्ति भाषा में सरलता चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होता है। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। लोकोक्तियाँ क्या है, कभी कभी एक ही अनुभव कई लोगों को होता है और उन्हें मुँह से बोली बातें निकलती हैं, वे प्रचलित होकर कहावत या लोकोक्तियाँ बन जाती हैं। ये विस्तृत और पूर्ण होती हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन, विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो विशेषण विकारी शब्द है जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का प्रकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे अच्छा बुरा, और फिर उसके बाद में दूसरा है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या है, जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता या प्रकार होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, तेज, माध्यिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5वां, तत्सम एवं तद्भव शब्दों में अंतर लिखिए। तो उत्तर है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कृषक, सर्प, दुग्ध। तद्भव में क्या है, वे शब्द जो तत्सम शब्द से विकृत या विगड़ कर प्रमुख होते हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे किसान, साथ, दूध। और प्रश्न 6वां है बोली किसे कहते हैं। तो उत्तर है एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें हम बोली कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी की 4 बोलियां हैं। पहला मालवी, यह मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, इसके अंतर्गत इंदौर, उज्जैन, देवास क्षेत्र आते हैं। दूसरा है निमाड़ी, यह खरगोन, निमाड़, बड़वानी, खंडवा और झाबुआ आदि जिलों में बोली जाती है। तीसरा है बघेली, ये रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, बालाघाट आदि जिलों में बोली जाती है। और चौथी है बुंदेली, जो सागर, टीकमगढ़, छतरपुर आदि जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, नीमच तथा दारुण शब्दों के अर्थ लिखिए। तो नाचीज तथा दारुण शब्दों के अर्थ लिखिए। तो नाचीज का अर्थ है तुच्छ और हीन, रुद्र, और दारुण का अर्थ है कड़ा, कठोर और निर्दय। नेक्स्ट है उसके बाद में 9th, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखिए। तो उपसर्ग में प्रत्यय में प्रमुख अंतर यह है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। इनके लगने पर से शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है, यह परिवर्तन हो जाता है। शब्द रचना में 2 महायक हैं, उदाहरण के लिए अनुशासन यानी उपसर्ग और आवट यानी लिखावट प्रत्यय। उसके बाद में नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। तो ये है हमारा निपात किसे कहते हैं। तो किसी बात पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमारा वतन तो जो भारत ही है, यहाँ ही जो है वो क्या है, निपात शब्द है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इसमें 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये अभी इस वीडियो में हम लोग केवल 2-2 मार्क्स के देख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग अगली इकाई पे चलते हैं, पर उन सारी इकाइयों में हमारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है नहीं। तो ये 2-2 मार्क्स के हमारे 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये सारे हमने कर लिए। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्ले लिस्ट में जाकर के 12th क्लास का सॉल्यूशन देख लेना है, और क्वेश्चन बैंक का जो फुल सॉल्यूशन है, और साथ ही 12th क्लास की क्वेश्चन बैंक भी देख लेना है, और 12th क्लास परीक्षा बोर्ड की भी सीरीज़ देख लेनी है। और लाइव स्ट्रीमिंग हर संडे को हमारी शाम को 6:30 बजे होती है। तो आपको ये भी ज्वाइन करनी है ताकि आप लेटेस्ट अपडेट में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। यहाँ पे हम आपके क्वेश्चन आंसर भी क्लियर कर देंगे अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो। बाकी का मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।